सो हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है पूजा माई और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मेडिको एंगल। मैंने मेरे कल के सेशन में जो बताया था वो सेल का पार्ट फर्स्ट बताया था। सेल का ह्यूमन सेल का पार्ट फर्स्ट कल आया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि मैंने उसमें क्या बताया है, कल के सेशन में क्या पढ़ाया है, तो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर क्लिक करिए, चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो है सेल पार्ट 2। तो हम लोगों ने कल के सेशन में सेल मेम्ब्रेन डिस्कस किया था। आज डिस्कस करेंगे उसका सेकेंड पार्ट जो है साइटोप्लाज्म एंड थर्ड वन इज न्यूक्लियस। सो नाउ वी आर गोइंग ऑन साइटोप्लाज्म। ये सेल का आउटर लेयर में बनाती हूँ, सेल, एंड दिस इज न्यूक्लियस। ये सेल का आउटर लेयर है, सेल मेम्ब्रेन, और ये अंदर जो है ये न्यूक्लियस है। सेल साइटोप्लाज्म का फर्स्ट बुलेट जो है, फर्स्ट वन इज द कंटेंट within the cell, the content within the cell between cell membrane, between cell membrane and nucleus। सो ये पॉइंट क्या कहता है साइटोप्लाज्म का फर्स्ट पॉइंट, द कंटेंट बिटवीन द सेल, मतलब सेल के अंदर जो भी कंटेंट है, ठीक है, यहाँ तक, बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस को छोड़ के, मतलब ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का ये जो स्पेस है, इस पर मैं ब्लू मार्क कर रही हूँ, ये जो स्पेस है यहाँ है साइटोप्लाज्म, ये है साइटोप्लाज्म, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का ये जो स्पेस है यहाँ होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज cytoplasm is about, cytoplasm is about 80% of water, 80% of water, 80% ऑफ वाटर। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो स्पेस होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में जो है वो 80% वाटर कंटेन होता है और बाकी जो 20% होता है वो होता है बाकी हार्ड कंपोनेंट जो होते हैं, जिसे ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो अभी बात करेंगे सिर्फ साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म में 80% वाटर होता है, मतलब ये जेली लाइक होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है जेली लाइक होता है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक जेली लाइक कंपोनेंट होता है। So the third point is it is colorless, it is colorless। साइटोप्लाज्म जो होता है ये कलरलेस होता है। ये तो एक लिक्विड कंटेंट होता है जिसमें 80% वाटर होता है, और ये जो होता है जेली लाइक होता है थोड़ा, और ये जो है कलरलेस होता है जैसे पानी होता है, ठीक है। आई होप आप सबको इतना समझ में आया होगा। साइटोप्लाज्म का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि साइटोप्लाज्म का जो काम होता है, ठीक है, ये देखिए आप लोग, होल्डिंग द कंटेंट्स, holding the contents and holding the contents and helping and helping
and helping from डैमेज एंड हेल्पिंग फ्रॉम डैमेज। ठीक है, साइटोप्लाज्म का जो लास्ट पार्ट है इसमें है होल्डिंग द कंटेंट्स एंड हेल्पिंग द डैमेज। ठीक है, तभी मैं बताऊं, ये जो मैंने बता दिया है कि ये जो है ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में हो गया कि साइटोप्लाज्म कहाँ होता है। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस है इसमें होता है साइटोप्लाज्म। अभी देखिए क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो लिक्विड होता है, 80% वाटर वाटर होता है और वो जेली लाइक होता है। तो जेली लाइक होता है तो इसमें जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, ये ऑर्गेनेल्स है बाद में मैं इसे बताऊंगी। तो सेल के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर, मतलब न्यूक्लियस के बाहर और सेल वॉल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म एक वाटर जैसा होता है, जेली जैसा होता है, तो उसमें वो तैरते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसके इसको बचा के, जैसे अगर ये सेल है इसको बाहर से भी अगर फ्रिक्शन हो, सेल को बाहर से भी अगर किसी चीज़ से फ्रिक्शन हो तो वो वाटर जो है वो उस ये जितने भी कंपोनेंट्स है, हार्ड कंपोनेंट्स हैं सेल के अंदर, वो उसको बचाता है। या फिर ये आपस में ही फ्रिक्शन ना हो जाए, सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में ही ना लड़ जाए, जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाए, तो उसको भी बचाने का काम करता है। तो सेल क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक पानी की तरह होता है, उसमें 100% पानी होता है, जेली होता है। तो उसके अंदर जो होता है ऑर्गेनेल्स होल्ड होते हैं। तो क्या होता है कि एक दूसरे से फ्रिक्शन ना हो जाए, एक दूसरे से लड़ना जाए, क्योंकि जिसकी वजह से वो ऑलरेडी डैमेज हो जाए, ओन सेल्फ डैमेज हो जाए, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है उसे डैमेज होने से बचाता है। अभी जो है साइटोप्लाज्म का नेक्स्ट पॉइंट है, it has two broad division. It has two broad division. It has two broad division, मतलब साइटोप्लाज्म के दो मेन पार्ट्स होते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला है साइटोसोल एंड द सेकंड वन इज न्यूक्लियस। फर्स्ट वन इज साइटोसोल एंड द सेकंड वन इज न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के दो मेन पार्ट्स होते हैं, साइटोसोल एंड न्यूक्लियस। अब हम लोग पढ़ेंगे साइटोसोल के बारे में। साइटोसोल, साइटोसोल जो होता है, मैंने बताया कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। उसमें उसमें जो सेल के जो भी हार्ड कंपोनेंट्स है वो भी आएंगे, और जो जेली लाइक है साइटोप्लाज्म वो भी आएंगे, मतलब वाटर भी आएगा, और ये जो हार्ड पोर्शन है लाइक माइट्रोकांड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सब सेल के हार्ड पार्टिकल्स, हार्ड कंटेंट्स हो गए। और साइटोसोल जो होता है उसका सिर्फ ये जो वाटरी पोर्शन होता है वही होता है साइटोसोल। मतलब साइटोप्लाज्म में दो होंगे, साइटोसोल और ऑर्गेनेल्स। तो माइट्रोकांड्रिया, रफ यार, स्मूथ यार, लाइसोसोम, ये सब क्या हो गए, ऑर्गेनेल्स हो गए। और इसके अलावा जो बचा हुआ लिक्विड पोर्शन है वो हो गया साइटोसोल। तो साइटोसोल जो है इट इज इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। इट इज एन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। सेल के अंदर रफ कंटेंट्स जो है उन्हें छोड़कर जो फ्लूइड पोर्शन सिर्फ है वो है साइटोसोल। इट कंटेन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड,
ETC। इसमें क्या होता है, साइटोसोल ये इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है और इसमें जो है कंटेंट्स होता है प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और लिपिड होते हैं। मतलब साइटोसोल में प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है। अब जो है साइटोसोल जो ये लिक्विड पोर्शन है ये करता क्या है, ठीक है। it involving signal transmission. It involves in signal transmission between cell membrane, between cell membrane, cell membrane organelles and nucleus. साइटोसोल का काम क्या होता है, साइटोसोल सबसे पहले ये इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है, ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का बना होता है, मतलब उसमें कंटेन होते हैं। उसके बाद ये क्या करता है, इट इन्वॉल्व इन सिग्नल ट्रांसमिशन, मतलब वो सिग्नल जो होता है वो उसको भेजने का काम करता है बिटवीन सेल मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस। मतलब साइटोसोल जो होता है वो सिर्फ तीन ही चीज के अंदर सिग्नल भेजने का काम करता है। देखिए वो कौन सा है, फिर से बनाते हैं। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। थोड़ा डायग्राम पे मत जाइएगा, ठीक है। ये राइबोसोम हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये स्मूथ ईआर हो गया, ये रफ ईआर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया सेल वॉल, सॉरी सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियस, ये माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी हार्ड कंपोनेंट्स हैं, और बाकी ये तो साइटोसोल है ही, ठीक है। तो साइटोसोल कहाँ का सिग्नल भेजता है, ये साइटोसोल है, ये लिक्विड पोर्शन जो है वो साइटोसोल है। तो साइटोसोल है जो वो सेल मेम्ब्रेन जो है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स में सिग्नल भेजने का काम करता है। मतलब सेल मेम्ब्रेन का सिग्नल न्यूक्लियस को या ऑर्गेनेल्स को, या ऑर्गेनेल्स का सिग्नल न्यूक्लियस को, मतलब इन्हीं तीनों के बीच में ये सिग्नल ट्रांसमिशन होता है, इसके अलावा कहीं नहीं होता है। बस इसमें तीन चीज हैं और इन्हीं तीनों चीजों, मतलब सेल के बाहर ये सिग्नल ट्रांसमिशन का काम नहीं करता है, सेल के अंदर ही करता है। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स के बीच में सिग्नल ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है साइटोसोल। आगे बढ़ते हैं। तो इसका नेक्स्ट जो है, इट ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ये जो है आप लोगों ने सुना होगा कि मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो इट इज ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स, 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 ठीक है। तो इट ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेटाबोलाइट, ट्रांसपोर्टेशन मतलब वही ट्रैवल करवाने का काम करता है, लेकिन यहाँ पे सिग्नल ना करके मेटाबोलाइट्स दिया है। तो मेटाबोलाइट्स क्या होता है, मेटाबॉलिज्म आप लोग को पता हो, अगर नहीं पता होगा तो मेटाबॉलिज्म वो होता है जैसे हम कुछ भी खाते हैं, चाहे वो लिक्विड डाइट हो या वो फूड हो, मतलब हार्ड पोर्शन हो, अगर हम कुछ भी खाते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन, मतलब ह्यूमन बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन के बाद फूड जो है ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होने पर डाइजेस्ट होता है, मतलब जब वो ब्लड वेसल्स में जाता है। ओवरऑल कहूँ तो फूड
ब्रेक डाउन हो करके जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है, कैलोरी कैलोरी एनर्जी में जब फूड कन्वर्ट होता है, तो उसी एनर्जी को ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। मेटाबोलाइट्स मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस से जो चीज ट्रांसफर होती है वो होती है मेटाबोलाइट्स। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जो फूड या लिक्विड डाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है, ब्रेक डाउन करके, और उसी एनर्जी को साइटोसोल जो है ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? साइटोसोल खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट है ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स, ठीक है। ऑर्गेनेल्स क्या होता है? ऑर्गेनेल्स जो होता है देखते हैं, पॉइंट में बताती हूँ। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर with special function within the cell, within the cell। ऑर्गेनेल्स क्या होता है? सेल के अंदर एक तो क्या लिक्विड पोर्शन जो है साइटोसोल, ठीक है, सिर्फ लिक्विड पोर्शन। और लिक्विड पोर्शन के अलावा जो भी है, लाइसोसोम हो गया, राइसोसोम हो गया, माइट्रोकांड्रिया होगा, रफ यार हो गया, स्मूथ यार हो गया, ये जो भी हार्ड पार्टिकल्स है, हार्ड कंटेंट्स हैं, वही कहलाते हैं ऑर्गेनल्स। इसको अगर डिफाइन करो तो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, किसी भी कंटेंट का, ऑर्गेनल्स का एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। माइट्रोकांड्रिया का अलग स्ट्रक्चर होता है, लाइसोसोम का अलग स्ट्रक्चर होता है, रफ या स्मूथ या सबका अलग स्ट्रक्चर होता है। तो मतलब स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर के साथ साथ स्पेशल फंक्शन भी होता है। मतलब ऑर्गेनल्स जो है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स है, माइट्रोकांड्रिया, रफ या एनीथिंग जो भी है, सबका अलग अलग फंक्शन होता है। ऐसा नहीं कि सबका सेम फंक्शन होता है, सब एक ही काम करते हैं, तो सबका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे माइट्रोकांड्रिया का क्या होता है, पावर ऑफ द सेल बोलते हैं, जैसे एनर्जी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो वैसे ही सबका अलग अलग फंक्शन होता है। ऑर्गेनेल्स इंक्लूड माइट्रोकांड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ यार, स्मूथ यार, लाइसोसोम एंड राइबोसोम एटसेट्रा, ठीक है। तो सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, उनका एक स्पेशल फंक्शन होता है, ठीक है। और ये कुछ एग्जाम्पल हैं ऑर्गेनल्स के। बाकी ऑर्गेनल्स अलग से एक एक ऑर्गेनल्स का ब्रीफ पढ़ेंगे हम लोग। अभी सिर्फ इतना कि एग्जाम्पल कि ऑर्गेनल्स के कुछ नाम हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, रफ यार, स्मूथ यार, जो भी नाम है वो ये हैं, ठीक है। और भी इसके अलावा नाम है जो हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो अभी ऑर्गेनल्स में बस इतना ही। अभी जो थर्ड है वो है न्यूक्लियस। कल के सेशन से लेकर आज तक हम लोगों ने सेल के तीन मेन पार्ट जो हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म कवर हो गया। अभी हम लोग न्यूक्लियस को कवर करेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या है, ठीक है? इट इज द oval shape structure, इट इज अ ओवल शेप स्ट्रक्चर। देख लेते हैं ये, लाइक दिस, ओवल शेप इन द सेंस अंडे के आकार का, ठीक है।
ये ओवल शेप होता है न्यूक्लियस। इट हैज जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स, ठीक है। सेल में कहीं भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, सेल में सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स होता है, जैसे डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, उसके अंदर क्रोमोसोम्स, जीन्स या जो भी जेनेटिक मटेरियल जो है लाइक क्रोमोसोम, वो जो होता है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल हो गया, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज it is covered by nuclear envelope, inner and outer। न्यूक्लियस जो होता है, जैसे सेल का आउटर लेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है, उसी तरह न्यूक्लियस जो है वो, ये न्यूक्लियस है, ये इसके एक अंदर भी एनवलप होता है। एनवलप मतलब कवरिंग, कवर, जो शादी में हम लोग देते हैं पैसे डाल के, शादी हो गया, बर्थडे हो गया, कहीं भी कवर देते हैं ना पैसे डाल के, वही कवर। कवर मतलब एनवलप। तो ये देखिए न्यूक्लियस के अंदर भी एक कवर होता है, न्यूक्लियस के बाहर भी एक कवर होता है, ठीक है। ये काम क्या करता है, ये न्यूक्लियस जो है किसी भी ऑर्गेनेल से या मतलब फ्रिक्शन ना हो जाए, न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म, ये सबसे न्यूक्लियस को सेपरेट करता है। ये मेम्ब्रेन जो है, जो एनवलप है, न्यूक्लियर एनवलप जो है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो जो है न्यूक्लियस को बाकी सबसे बचाने का काम करता है। अभी नेक्स्ट जो बताना है मुझे, वो न्यूक्लियर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ऑल सेल्स हैव nucleus, all cells have nucleus except RBC, red blood cells। हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर आरबीसी। आरबीसी भी एक सेल है हमारे बॉडी का। हमारे बॉडी में जितने भी सेल हैं उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सिर्फ आरबीसी को छोड़ के। अभी ये सोचने वाली बात है कि आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है। तो आरबीसी में न्यूक्लियस इसलिए एब्सेंट होता है क्योंकि आरबीसी जो है कोई ऑर्गन नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूक्लियस का काम क्या है। क्योंकि न्यूक्लियस में जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, और जेनेटिक मटेरियल जो है उसका काम क्या होता है, प्रोडक्शन करना, मतलब और बढ़ाना। कोई सेल है या कोई भी चीज़ है तो उसका काम क्या होता है, जेनेटिक मतलब रिप्रोडक्शन करना, ठीक है। तो आरबीसी जो है कोई ऑर्गन नहीं है जिसे रिप्रोडक्शन की जरूरत है, ठीक है। आरबीसी का सिर्फ सिंपल इतना काम है कि वो कैरी आउट करता है एनर्जी या ब्लड वेसल्स जो भी है उसे बॉडी के सारे पार्ट्स तक कैरी आउट करने का काम सिर्फ करता है। सिर्फ बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे एनर्जी या जो भी चीज़ें होती हैं, ब्लड हो गया, उनको सिर्फ हर एक ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा और कोई भी काम नहीं है आरबीसी का, ठीक है। ये खुद प्रोड्यूस नहीं होता है। आरबीसी खुद जो है वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है, बोन मैरो में बनता है, और बोन मैरो कहाँ होता है, बोन मैरो जो होता है वो बोन में पाया जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट क्यों होता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल को
प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में। इसे खुद प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, इसे खुद अपने आप को बढ़ाना नहीं है, ऑलरेडी इस जहाँ से बनना है ये वहाँ से बनता है। इसे सिर्फ कैरी आउट होने का काम करता है। अगर इसमें न्यूक्लियस रहे तो ये प्रोडक्शन होगा, और इसे प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो आई होप आप सबको इतना समझ में आया होगा। सो आज का सेशन यही खत्म होता है। आप सबको पसंद आए तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।